जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। जी, आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ 2-3 तरह की होती है, लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो इसे हम आम ज़ुबान में ज़ियाबितस कहते हैं, इस पे कुछ थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें कवर करनी पड़ेंगी। 2 से 3 चीज़ें हैं जिन पे हम आज बात करते हैं। सबसे पहले कि डायबिटीज़ होती क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है जो आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कवर करने की। अच्छा, सबसे पहले डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ कह लें कि खून में जब शुगर की मिकदार एक ख़ास हद से बढ़ जाती है, तो इसे हम कह देते हैं कि जी डायबिटीज़ है। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, मरीज़ में अलामात क्या आती हैं, ये काफ़ी डिटेल से बात होगी इस पे। अच्छा, इसमें हम फिर मरीज़ हमारे पास आते हैं जी, अलामात क्या होती हैं मरीज़ की डायबिटीज़ में। अभी जो शुगर लेवल है उसमें मैं अभी बाद में बताता हूँ, थोड़ा-सा पहले अलामात पे बहस कर लेते हैं। अच्छा, अलामात क्या आती हैं पेशेंट को? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, पेशेंट कहता है जी मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है मरीज़, ठीक है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया इसे हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मरीज़ हमें कहता है भी थकावट का एहसास रहता है, वज़न में कमी हो जाती है पेशेंट्स को। और इसके अलावा भी अगर कोई कह लें कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई कट लग जाता है, तो वाउंड हीलिंग बड़ी स्लो होती है। और सबसे जो मोस्ट कॉमन ये भी अलामात पेशेंट का कहता है कि जी हाथ और पाँव सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है? जैसे कि कह लें कि नंबनेस ऑफ द हैंड्स, टिंगलिंग सेंसेशन होती है मरीज़ को, जैसे सुइयाँ चुभती हैं हाथों और पाँव पे, ये भी एक बड़ी टिपिकल सिम्पटम है शुगर की। अच्छा, अब इसमें टेस्ट क्या करवाना चाहिए? सबसे पहले आपको पता है जो बीएसआर हम चेक करते हैं, ठीक है? निडल प्रिक करके, तो फिर हम देखते हैं मरीज़ की शुगर लेवल कितनी आ रही है। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया आ जाता है कि डिफ़ाइन करने का कि डायबिटीज़ कहते किसे हैं, कितना शुगर लेवल हो ब्लड में तो ये डायबिटीज़ होती है। अगर खाना खाने के बाद जिसे हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर लेवल वो 200 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है जी, एट 2 डिफरेंट ओकेजन। उसके अलावा अगर मरीज़ का हम जब फास्टिंग करवाते हैं तो वो 126 या उससे ज़्यादा हो एट 2 डिफरेंट ओकेजन्स, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा चेक किया इतने 126 से ज़्यादा आ गया है तो ये शुगर है, नहीं। 2 दफ़ा आना चाहिए 126 से ज़्यादा फास्टिंग में, और खाने के बाद 200 या उससे ज़्यादा अगर आए शुगर लेवल तो हम इसे कह देते हैं कि जी ये डायबिटीज़ है। इसके अलावा जब हम जो 3 माह की शुगर होती है जिसे हम HbA1c कहते हैं, उसका जो लेवल है 6.5 या उससे जब अबव होता है तो ये भी एक टिपिकल साइन है कि ये डायबिटीज़ है पेशेंट को। एक और चीज़ कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि अगर मरीज़ का शुगर लेवल 200 से ज़्यादा है विद सिम्पटम्स, विद डायबिटिक सिम्पटम्स, तो वो एक दफ़ा भी हमें मिल जाए तो हम कहते हैं कि जी ये डायबिटीज़ है। उसमें फिर 2 सेपरेट ओकेजन्स होना ज़रूरी नहीं होता। ये फिर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे क्राइटेरिया पे। मोस्टली हमें जब शक पड़ा होता है मरीज़ को साइन सिम्पटम मिल रही होती हैं, हम HbA1c एडवाइस करके देख लेते हैं। अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो फिर हम ये कह देते हैं कि ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है पेशेंट। अब इसमें डायबिटीज़ भी 2 तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बहुत कम होती है, ये यंग्स में होती है ज़्यादातर, अर्ली एज जिसे हम कहते हैं, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। डायबिटीज़ में सिर्फ इंसुलिन ही लगानी होती है। और जो सबसे ज़्यादा जो शुगर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें मरीज़ में इंसुलिन होती है, बल्कि अक्सर में ज़्यादा होती है, बट हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो है वो होती है बॉडी में लेकिन सेल्स पिक नहीं करते उसको, रिस्पॉन्ड नहीं करते उस पर। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ये भी इसमें भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, सल्फोनाइल यूरियाज़ होते हैं इसमें जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जी ये बिगोनाइड्स जिसे हम मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं जो कि ग्लूकोफेज के नाम से आती है। इसके अलावा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, DPP-4 इन्हिबिटर्स होते हैं। इसमें भी कह लें कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं मेडिसिन्स की जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स की सेफ्टी के हवाले से। लाइक अगर कोई डायबिटिक अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसमें हम जो है प्रेफर करते हैं SGLT2 इन्हिबिटर यूज़ करें कि वो इनमें सेफ़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक और क्लास भी आती है, हम जैसे कहते हैं थायाजोलिडिनोडायोन्स मेडिसिन होती हैं, TZDs कहते हैं, वो कार्डियक पेशेंट्स में सेफ़ नहीं होती, उसमें हम नहीं यूज़ करते। तो सबसे हम जो स्टार्ट में यूज़ करते हैं वो ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन के नाम से आती है, स्टार्टिंग करवा देते हैं, लेकिन उसमें भी हमें पेशेंट की रेनल प्रोफाइल को भी देखना होता है। अगर वो डैमेज हो तो फिर हमें
जो ग्लूकोफेज की डोज़ है वो थोड़ी कम करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट जो है, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसमें अभी हम जो लास्ट है वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइएबल, नॉन मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल वो होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक जैसे एज है, कुछ जेनेटिक्स में आती हैं बीमारियाँ, वो हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये एथनिसिटी का बड़ा होता है, अफ्रीकन अमेरिकन में, इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा होती है ये। अच्छा, उसके बाद जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम बदल सकते हैं, जिनको हम अपने जो है एफर्ट से कम कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है मोटापा। मोटापा सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ करवाने में। अगर हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे, हमारी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाती है हाइपरटेंशन, आ जाती है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, आ जाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आ जाता है। और डाइट में भी जब जो हाई जो कार्ब्स लेते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इंशाल्लाह हम इस पे भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू जी।